दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 22। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए इतिहास से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। आपको बताना है दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो उत्तर है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला, और इसकी खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखी पाठ। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी, और पाली उस समय आम जन की भाषा थी। बाद में बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे, लेकिन बौद्ध धर्मों की प्रारंभिक भाषा पाली भाषा थी, जो कि आम जन की भाषा थी। अगला प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। तो सही उत्तर है खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। आपको बताना है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। ऑप्शन है आपके 4 बार, 3 बार, 1 बार या 2 बार। तो सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी, जिनका समय काल 1627 से 1680 था। इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था, एक तो 1664 में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में। अगला प्रश्न है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सही उत्तर है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत आपके मेरठ से हुई थी। और दोस्तों 1857 में मेरठ में जो सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको बताना है। तो सही उत्तर है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्हें 1917 में दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1894। दोस्तों 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, और ये संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आपको बताना है। तो सही उत्तर 1946 यानी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसके 2 अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पद्मराग। तो सही उत्तर है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ जो है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, और इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था।
तो हमने भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के पढ़ने के क्रम में जो चैप्टर अभी हाल में हमने पढ़ा है उसमें हम जाने हैं कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और सी राजगोपालाचारी दोस्तों भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनके बाद सी राजगोपालाचारी के बाद जो गवर्नर जनरल का जो है पद नहीं रह गया। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत का स्थान 7वां है। दोस्तों कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, हिमालय, राकी, अरावली और एंडीज। तो सही उत्तर है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये मोड़दार या बलित पर्वत का उदाहरण नहीं बल्कि एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि राकी, हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं ये मोड़दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड राज्य में रांची के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन। दोस्तों ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित है और कोलोराडो नदी अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है और मैक्सिको से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान या फिर यूएसए। तो सही उत्तर है दोस्तों जो है कजाकिस्तान। देखिए 2019 में कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है, कनाडा द्वितीय स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर है। तो जो मिनरल जो सर्वेक्षण है दोस्तों, मिनरल उत्पादन का जो वैश्विक आंकड़े हैं उसमें कजाकिस्तान संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दुग्ध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देखिए दोस्तों भारत संसार में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और 1998 से लगातार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है दोस्तों सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन, देखिए योजना आयोग का गठन भारत में ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को दोस्तों केंद्रीय शासन ने योजना आयोग की स्थापना की थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के जगह एक नए नीति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक या नेशनलाइज बैंकों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। तो सही उत्तर है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। तो 12 बैंक हैं, यानी 12 बैंक हैं भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है।
तो आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है दोस्तों। देखिए प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, यानी वो तिथि आपको बताना है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 से ये पूरी तरह से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 22 कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है इसलिए इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, आप इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों केवल एक बार 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये अवधि पंचायतों के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का जो कार्यकाल होता है ये उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो सही उत्तर है दोस्तों बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो सही उत्तर है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है दोस्तों, जिस कारण बर्फ पर स्केटिंग करना संभव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के 3 मूल तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है जे थॉमसन। दोस्तों जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिस पर ऋणावेश होता है और इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। आपको बताना है कि शुष्क बर्फ या जिसको ड्राई आइस कहते हैं ये किसका ठोस रूप है। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है और ये गैस अग्निशमन यानी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है। ये देखिए सामान्य विज्ञान का प्रश्न है जीव विज्ञान से कि मानव शरीर में जो पाचन है दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसिका। तो सही उत्तर है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है लगभग 6.5 से 7.5 मीटर के लगभग होती है। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। ऑप्शन देखिए मस्तिष्क,
फेफड़े, अस्थिमज्जा या हृदय? तो सही उत्तर है रेड ब्लड कार्पल्स या आरबीसी। दोस्तों जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, ये शरीर में हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक करते हैं और इनका निर्माण अस्थिमज्जा यानी हड्डी के मध्य भाग में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अंक गणित से है दोस्तों। आपको बताना है 60 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। तो 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले इनको जानना जरूरी है। तो दोस्तों 60 से 80 के बीच जो आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें देखिए कौन सी संख्या है, 61 है, इसके अलावा 67 है, मतलब 61, 67, उसके बाद 71 और 73 तथा 79। तो इनका जोड़ आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 351। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 से 81 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, इनका योग 351 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5, तो 3a प्लस 4c बाई 3b बाई प्लस 4d किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जब सॉल्व करना होगा तो a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर 5/1 होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर 5k/k। तो a का मान यहाँ पर 5k हो जाएगा, b का मान k हो जाएगा और c का मान 5k हो जाएगा, d का मान k हो जाएगा। तो इस आधार पर जब 3a प्लस 4c प्लस 3y/4d में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप जो है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वो संख्या यक्स है। यक्स के अंकों का योग क्या है। तो दोस्तों 59,535 जो है, जब इसको आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ये जो है 59,535 का एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 गुणे 5 बराबर 15। यहाँ पर देखिए ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इसके अलावा 7 है। तो 3 गुणे 5, तो जब आप इसमें 15 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 15 से गुणा करने पर ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप जानते हैं 15 के अंकों का योग 1 + 5 बराबर 6 हो जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 6 हो जाएगा कि दोस्तों जब इस संख्या में आप 15 का गुणा करेंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और 15 के अंकों का योग आपका 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक हुई। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 30% वृद्धि के बाद जब कोई संख्या अगर जो मान लीजिए 100 है, 30% वृद्धि हो गई तो 130 हो जाएगा। 30% कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 30% कमी के बाद हो जाएगा 130 गुणे 70/100। तो यहाँ पर इससे कट जाएगा, यहाँ पर इससे कट जाएगा, 13 सते 91 ये संख्या हो जाएगी। फिर 91 में 30% की कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो आप 91 गुणे 70/100 कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा। 91 गुणे 7 आपका कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 63.7। तो 63.7 आप 100 में से 63.7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा अभिष्ट कमी जो है 36% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल था। अगला प्रश्न है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या कितनी होगी। ये देखिए एवरेज का है। 35 संख्याओं का औसत 22 जब होगा तो 35 संख्याओं का योग 35 गुणे आप 22 कर लेंगे तो इसका मान 770 हो जाएगा। प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है तो 17 गुणे 19 कर लीजिए, 323 हो जाएगा। तब अंतिम 17 संख्याओं का औसत जो है ये जो है 20 है तो 340 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो अंतिम 17 संख्याओं का योग 340 हो जाएगा। तो 18वीं संख्या 770 में से 323 और 340 जोड़ के घटा देंगे तो ये संख्या 107 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय सेना, देखिए जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्या बालन। दोस्तों जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है और ये निर्णय भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के दृष्टिगत किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, देखिए ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, तो ये आपका सही सुमेलित है। कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय नहीं बल्कि थावरचंद गहलोत हैं। मध्य प्रदेश के थावरचंद गहलोत नहीं बल्कि मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू नहीं। तो इसमें सही सुमेलित केवल एक है, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है दोस्तों, देखिए जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 5 जुलाई, देखिए 5 जुलाई 2021 को चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया मौसम उपग्रह FY3E सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये है आपका चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 16। दोस्तों देखिए 30 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट कार्यान्वयन को मंजूरी दी है और ये 16 राज्यों में ये मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है रोम में। दोस्तों 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 विला पामफिल्ज रोम इटली में संपन्न हुआ है। तो रोम इटली में ये संपन्न हुआ है वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न खेल से है, मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल जो है क्लब ने जीता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मई 2021 में जुवेंट्स स्टेडियम तुरिन इटली में UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का फाइनल खेला गया, जिसमें बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से पराजित किया। तो बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। तो सही उत्तर बार्सिलोना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो ये हैं रेबेका ग्रिन्सपन। रेबेका ग्रिन्सपन दोस्तों, ये जो हैं रेबेका जो है ग्रिन्सपन, ये कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो 2021 में मनाया गया जैव विविधता दिवस है, उसका थीम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इस वर्ष मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम है, यानी हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की इस वर्ष की थीम रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 30 के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों में कितने जिले में किया गया है? तो सही उत्तर है ये 600 जिलों में, देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में किया गया है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 3 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रामानुजन पुरस्कार 9 दिसंबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार ICTP और IMU के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले 45 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है। आसान सा प्रश्न है। जापान की मुद्रा येन है और इसे सामान्यतः Y" के प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का क्या नाम है। आप जानते हैं श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी तो कोलंबो है, लेकिन इसकी आधिकारिक राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, इसको श्रीलंका की आधिकारिक या विधायी राजधानी कहा जाता है। ऐसे तो कोलंबो जो है श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी के रूप में है। तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन है आपके रोमटेक, के हेमिस या ताबो। तो इसमें से बताना है कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोमटेक मठ सिक्किम में स्थित है और इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी थी, यानी बोलने वाली सवाक फिल्म कौन सी थी पहली। तो ये है आलम आरा। दोस्तों आलम आरा भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म 1931 में इसको प्रदर्शित किया गया था। आलम आरा था, इसके पहले मूक फिल्में ही दिखाई जाती थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यक्ति का मिलान उनकी गतिविधियों से करिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। वसीम जाफर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं और राहुल गांधी राजनीति से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, C, D, A और B ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों द रेड साड़ी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये एक विवादित कृति रही है। द रेड साड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है जेवियर मोरो। दोस्तों जेवियर मोरो जो हैं ये 2008 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी द रेड साड़ी और यह सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। तो सही उत्तर है रेड साड़ी जेवियर मोरो की रचना है जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी, सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय जो हमारा जीके के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जीके के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।